औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन एंड आज हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे और एक्सरसाइज के अंदर मैंने ये जो है कुछ स्लाइड्स बना के रखी हुई है जिसके अंदर हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। दीस आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइजेस। अगर आप इनको एक्सरसाइज में देखेंगे तो एक्सरसाइज 2.2 है बुक के अंदर। बुक में जो बुक की स्लाइड जो है वो यहाँ पर मैंने सेव की है ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। So what happened here is the night manager of Dixie Transportation Services, who had no accounting background, prepare the following balance sheet for the company at February 28, 2019. Dollar amount were taken directly from the company's accounting record and are correct. Records and are correct. आपने ये बताना है However, the balance sheet amount जो है वो रिकॉर्ड ठीक है और करेक्ट भी है. However, the balance sheet contain the number of errors in its headings, format and classification of assets, liabilities and owners equity. तो हमने ये बैलेंस शीट दोबारा बनानी है लेकिन सही तरीके से बनानी है. सो हम इसको बैलेंस शीट को बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हम इसको यहाँ पर दोबारा से बनाते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर आ गई डिक्सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. ये ऊपर वाली ऐसे ही आपने रिपीट करनी है सारी. मैनेजर्स रिपोर्ट, एक्चुअली इट इज अ बैलेंस शीट क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ईयर पे नहीं है, एक मैनेजर रिपोर्ट है. उसने भी एक किस्म की बैलेंस शीट ही बनानी है. बैलेंस शीट के फॉर्मूले में 8 PM थर्सडे का सारा हिसाब जो है वो उसने यहाँ पे लिखना है. अच्छा, इसी तरह हम लोग बैलेंस शीट सेम टू सेम जैसे मैंने आपको बताई थी उसी फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट बनाएंगे. चूंकि मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ सो आई वुड लाइक यू टू बेयर विद मी ऑन दी फॉर्मेशन. और जो यहाँ पर मैं इसको जैसे फॉर्मेट बना रहा हूँ, लेकिन आप द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो इस साइड पे आपके आ जाते हैं एसेट्स. दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी. जो करेंसी यूनिट यूज करना है वो यहाँ पर आ जाएगा. वैसे क्वेश्चन में डॉलर है तो हम डॉलर ही यूज करते हैं. liabilities and owners equity. owners equity लिखा है ये मैंने. अब हम लोग बारी बारी देखते जाएंगे इधर और ये हम लोगों ने एसेट्स को सही तरीके से बनाना है. तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं. आप ये सारी चीजों को गो थ्रू करेंगे. कैपिटल स्टॉक एसेट नहीं है, ये ऑनर्स का इन्वेस्टेड कैपिटल होता है. रिटेन अर्निंग भी प्रॉफिट में से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से. ये भी कैपिटल ऑनर्स इक्विटी का पार्ट होता है. जो कैश है वो आपका एसेट्स का पार्ट है. तो कैश को हम यहाँ पर लिख लेते हैं. कैश आपका कितना है 69,000. ठीक है. उसके बाद हमारे पास
आ गया बिल्डिंग, बिल्डिंग भी इसी का पार्ट है, एसेट का पार्ट है। अब आपने ये देखना है कि मोस्ट लिक्विड एसेट्स आपने ऊपर रखना है, लेकिन जो सबसे शॉर्ट टर्म है और सबसे ज़्यादा लिक्विड है, मतलब बहुत आराम से बिजनेस की ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको आपने ऊपर रखना है। और जो ज़रा फिक्स एसेट्स हैं, जो फिक्स एसेट्स हैं, जितने ज़्यादा फिक्स एसेट है, जितनी उनकी लिक्विडिटी कम है, उस हिसाब से आपने उनको नीचे लिखते जाना है। बिल्डिंग एसेट है लेकिन ये लिक्विड एसेट नहीं है, इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं हम, ताकि लिक्विड एसेट्स जो हैं वो यहाँ पर आ सकें। ठीक है, अब बिल्डिंग हमने यहाँ पे लिख लिया। बिल्डिंग कितने की है हमारे पास? 80,000 की। ठीक है, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स भी आपका रिसोर्स है, अगर बिजनेस का है, ये बिजनेस का है तो ये आपका रिसोर्स है ऑटोमोबाइल। डिक्सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में ऑटोमोबाइल्स ही होंगे उनके एसेट्स। ऑटोमोबाइल्स ये कितने के हैं? 1,65,000। ठीक है, उसके बाद आपके पास अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो एसेट्स के साथ आएगा। दिस इज द लिक्विड एसेट। अकाउंट्स रिसीवेबल्स। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे 70,000। 70,000 के अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे। नोट्स पेबल एसेट का पार्ट नहीं होता। सप्लाईज जो हैं वो आपके सप्लाईज, हाँ, सप्लाईज को यहाँ पर आना चाहिए था क्योंकि ये लिक्विड है, लेकिन अब हम इसको इधर लिख देते हैं। टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप अकाउंट रिसीवेबल के नीचे सप्लाईज को लिखें, प्रॉपर सेग्रीगेशन करें। उसके बाद आपके पास आ जाता है लैंड। लैंड आपके पास है 70,000 का। ठीक है, इस सब का टोटल एंड पे करते हैं। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पे, और लाइबिलिटी साइड पे अगेन इस सारी चीज़ों को हम देखना शुरू कर देते हैं। एसेट साइड पे अगर हम इधर से क्वेश्चन में देखें तो कैपिटल स्टॉक आपका, लाइबिलिटीज के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लाइबिलिटीज। ये जिम्मेदारियां होती हैं आपकी कंपनी में दूसरों के, ये जो राइट्स हैं, दूसरे जो ऑन करते हैं आपकी कंपनी के एसेट्स को, रिसोर्सेज को, उनकी डिटेल यहाँ पर आती है। लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट इसके कर दिए। अब इधर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में कि क्यों कौन सी चीज यहाँ पर आएगी। कैपिटल स्टॉक, डेफिनेटली कैपिटल स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था। तो कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक आपका कितना है? 92,000 का। 92,000 कैपिटल स्टॉक। और रिटेन अर्निंग जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कमाया हुआ प्रॉफिट होता है, जो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये भी कैपिटल, ये ओनर्स इक्विटी जो ओनर है उसको मिलता है ये प्रॉफिट। तो ये रिटेन अर्निंग ओनर्स इक्विटी का पार्ट है, तो ये भी यहाँ पर लिखी जाएगी रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की अमाउंट है 62,000। उसके बाद यहाँ पर इस साइड पे कोई चीज लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी में नहीं है। इस साइड पे अगर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटीज में आ जाता है नोट्स पेएबल। ठीक
कि नोट्स पेबल हमारे पास है 2,88,000 and we got accounts payable ये हमारे पास है 26,000। दोनों साइड्स का अगर टोटल करेंगे टोटल हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए 4,68,000 और इस साइड का भी टोटल करेंगे तो 4,68,000। ये दोनों साइड का टोटल हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इससे क्या साबित होगा, इससे ये साबित होगा our assets are equal to liabilities plus owners equity। ठीक है, तो इस तरह हम ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है बुक में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ, ये कंपनी है हमारे पास मर्सर कंपनी एज दिसंबर 31st। हाँ, Mercer company as of December 31st, 2009 follow a random order. You are to prepare balance sheet for the company using the similar sequence of asset जो हमने पहले किया था Exhibit 2 to 9 तक। उसके मुताबिक हमने इसकी बैलेंस शीट में इसको कन्वर्ट करना है। अगेन हम लोग जो है वो इसको कर लेंगे, बड़ा आसान है, कोई ऐसा टफ नहीं है। बस आपने एसेट्स को अलग करके एसेट साइड पे लिख देना है और लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी को अलग करके, और लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी को यहाँ से अलग करके उसको हमने राइट साइड पे लिख देना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम, ये हमारे पास है मर्सर कंपनी, बैलेंस शीट as on December 31st, 2009। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे assets, liabilities and owners equity। ठीक है, ये दो साइड्स आ गई हमारे पास। अब हमने वैसे ही वही पैटर्न जो लास्ट हमने क्वेश्चन में किया था, हमने इसको भी उसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हमने मोस्ट लिक्विड एसेट्स जो है उनको ऊपर लिखना है। यहाँ पर तो पहले इसकी सेग्रीगेशन हम कर लेंगे। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं लाइबिलिटीज एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑनर्स इक्विटी। इधर भी हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम दो पार्ट लिखते हैं। पहले लिखते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कैश आ जाता है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, इन्वेंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास होते हैं देयर आर फिक्स एसेट्स
फिक्स एसेट्स की लिक्विडिटी बहुत कम होती है, ठीक है, ये 1 साल से ज़्यादा के लिए बिज़नेस को फ़ायदा देते हैं। और ये जो हैं ये फिक्स एसेट में जहाँ सारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज़ हैं जो बिज़नेस को मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं, वो हम सारे यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देते हैं। कैश जो है पूरे साल में कई बार लेन-देन होती रहती है, अकाउंट रिसीवेबल 2 या 3 महीने बाद मिल जाते हैं, तो वो हमारे काफ़ी शॉर्ट टर्म होते हैं, इनको शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम करंट एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आहिस्ता-आहिस्ता ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करते जाएँगे। हमारे जो लैंड है, लैंड हमारा रिसोर्स है, हमारा एसेट है। इसको हम फिक्स एसेट्स में लिखेंगे। लैंड आ जाएगा हमारे पास, लैंड हमारे पास आ गया 90,000 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकाउंट्स पेएबल आ गए। अकाउंट्स पेएबल आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं। अकाउंट्स पेएबल हमारे पास आ गए 43,800 के, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारा क्या होते हैं, वो हमारा करंट एसेट होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल ये आगे 56,700 के अकाउंट रिसीवेबल। कैश हमारा मोस्ट लिक्विड एसेट होता है, तो वो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखेंगे कैश 36,300, ठीक है। अब हमारे पास आ गई ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारा फिक्स एसेट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे कितने के हैं, हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। 12,400 के, 1,400। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद हमारे पास आ जाती है बिल्डिंग, और बिल्डिंग भी हमारा फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म रिसोर्स है बिजनेस का। बिल्डिंग की अमाउंट जो है हमारे पास आ रही है, दैट इज 2,10,000। 2,10,000 की हमारे पास बिल्डिंग आ गई। फिर हमारे पास आ जाता है कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक्स जो हैं वो आपका डेफिनेटली व्हाट इज इट, इट इज योर ऑनर्स इक्विटी। जो ऑनर ने पैसा लगाया हुआ है, जो ऑनर का कैपिटल है बिजनेस में, उसको हम कैपिटल स्टॉक कहेंगे। कैपिटल स्टॉक है जी आपके पास 75,000 का। 75,000 का आपके पास कैपिटल स्टॉक है। कैपिटल स्टॉक के बाद आपके पास आ जाते हैं जी नोट्स पेएबल। ये आपकी लायबिलिटी है। नोट्स पेएबल है आपके पास 2,07,000। तो अब हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्टली हमारे पास एक चीज रह गई है, और वो है ये, दैट इज नो रिटेन अर्निंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन रेज होता है, रिटेन अर्निंग की हमें कोई अमाउंट नहीं बताई गई, लेकिन हमें ये पता है कि रिटेन अर्निंग आता क्या, हम उसे रिटेन अर्निंग को मेंशन कर देते हैं। रिटेन अर्निंग हमारा ऑनर्स इक्विटी में आता है। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, लेकिन हमें ये अमाउंट नहीं पता, हमने ये अमाउंट फाइंड करनी है। अब बाकी सारे एलिमेंट हो गए हैं, तो हम इसको जो है एक किस्म का क्लोज डाउन करते हैं। अब हमें ये पता है कि एसेट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस
ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी के बराबर होंगे। इसका मतलब है जो टोटल यहाँ आएगा वही टोटल यहाँ पर आएगा, ये लाजमी बात है, ठीक है। तो हम इस एसेट साइड को क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। इस एसेट साइड को हमने क्या कर लिया, सबको टोटल किया, तो हमारे पास जो अमाउंट आई, जब हमने सबको टोटल किया तो हमारे पास आया 4 लाख 5,400। यही अमाउंट इधर जाएगी 4,05,400। अब इन सबका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद इस अमाउंट में से अगर हम जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिटेन अर्निंग की अमाउंट आ जाएगी। तो जब हमने इसको टोटल किया टोटल, इन सबको जब हमने टोटल किया, टोटल करके इसमें से माइनस किया, तो हमारे पास जो अमाउंट आई दैट वाज 79,600, ठीक है। ये अमाउंट हमारे पास आ गया और हमारा रिटेन अर्निंग भी हमें पता लग गया। तो इस तरह आपने जो है यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये कुछ फॉलोइंग केसेस हैं, उन केसेस के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। अब इन केसेस में क्या हो रहा है, इन केसेस में हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने एसेट की वैल्यूएशन का एक टॉपिक किया था, उससे रिलेटेड ये केस है। तो फॉलोइंग आर द केसेस रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स को वैल्यूएट करते हुए कुछ स्टैंडर्ड्स और रूल पढ़े थे, उन रूल्स और स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए हमने देखना है कि वेदर यहाँ पर जो है वो एसेट की क्या वैल्यू हमें इनपुट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला ए पार्ट, worldwide travel agency has office supplies costing $1,700 on hand at the balance sheet date, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज थी जिनकी कॉस्ट थी $1,700, ठीक है। तो दी supplies were purchased from supplier that does not give cash refund, which worldwide management believe that the company could sell these supplies for no more than $500। मतलब 1,700 के ये जो हैं ये सप्लाईज हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये सोचती है कि ये इनकी कीमत $500 से ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इफ इट वर एडवर्टाइज देम, अगर वो इसको इन सप्लाईज को मार्केट में बेचे तो $500 से ज़्यादा ये बिकने नहीं। हाउएवर company expects to use these supplies and to purchase more when they are gone। फिर दोबारा इन्हें इस्तेमाल करेगी। तो इन अ बैलेंस शीट तो सप्लायर्स जो है वो लिखी है उन्होंने $500 से, क्या ये सही है कि नहीं? अगर उन्होंने बैलेंस शीट में लिखा है इसकी अमाउंट, सप्लायर्स को उन्होंने $500 बैलेंस शीट में, हालांकि वो सप्लायर्स की जो एक्चुअल कॉस्ट उन्हें पड़ी है वो पड़ी है $700। तो ये रॉन्ग है, उन्होंने गलत एंट्री की हुई है बैलेंस शीट में। उनको सप्लायर्स एंट्री करनी चाहिए $1,700 से। पहली बात तो ये कि जो आपने यहाँ पर लिखनी है वैल्यू, गोइंग कंसर्न अजम्पशन के मुताबिक आपने उसकी कॉस्ट लिखनी है, उसकी नेट वैल्यूएशन, नेट जो उसकी लिक्विडेशन वैल्यू है वो नहीं लिखनी। पहली बात ये, क्योंकि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है।
दूसरा यहाँ पर जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल के मुताबिक आपके पास जो फैक्ट्स हैं, जो एक्यूरेट फैक्ट है आपके पास, वो ये है कि आपने परचेज की और परचेज कितने की, $1700 की, और इसी का आपके पास रिकॉर्ड है और यही फैक्ट है। इसकी मार्केट वैल्यू वैल्यूएशन की तरफ नहीं जाना, नेट लिक्विडेशन वैल्यू की तरफ नहीं जाना, आपने इसकी एग्जैक्ट जो कॉस्ट वैल्यू उस पर जाना है, तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल लगता है। और इधर एक आपके पास कॉस्ट प्रिंसिपल भी लगता है। कॉस्ट प्रिंसिपल भी लगता है कि जिस कॉस्ट पे आपके पास एसेट आया है या सप्लाईज आई हैं, आपने वही कॉस्ट मेंशन करनी है। तो इसकी कॉस्ट जो है ये है, तो यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक ये नहीं है। वी कम टुवर्ड्स द बी पार्ट, और बी पार्ट में क्या कह रहा है, पेरिस कॉर्पोरेशन परचेज लैंड इन 1957 फॉर $20,000। 1957 में उसने खरीदी, ठीक है, 1957 में उसने खरीदी कितने की, $20,000 की। और इन 2009 उसने सेम लैंड जो है वो, सेम साइज की लैंड जो है वो 2009 में $3 लाख की। सो अब यहाँ पे वो कह रहा है दैट 2009 बैलेंस शीट, उसने जो दोनों पार्सल्स, जो दोनों इनके लैंड है, उनकी कंबाइन कीमत जो उसने मेंशन की है, वो मेंशन की है 3,20,000। अब ये पूछ रहा है इतना टाइम हो गया, एक एसेट जो है तब खरीदा वो 20,000 का खरीदा, और 2009 में खरीदा तो 3 लाख का उसने खरीदा। अब वो इतना टाइम हो गया, तो उस ये वो कह रहे हैं कि क्या ये अमाउंट अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो ये डेफिनेटली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक है। अकॉर्डिंग टू गैप जो है ये अमाउंट यहाँ पर मेंशन की गई हुई है, क्योंकि ये कॉस्ट पे है, कॉस्ट प्रिंसिपल के मुताबिक ये ठीक है। ठीक है, कॉस्ट प्रिंसिपल को ये पूरा कर रही है। ठीक है, उसके अलावा ये स्टेबल डॉलर अजम्पशन के मुताबिक, क्योंकि इसको यूनिट ऑफ, एक यूनिट में हम लोग जो है स्टेबल यूनिट और अज्यूम कर रहे हैं वो स्टेबल रहेगा, उसके बेस के ऊपर इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्टेबल डॉलर अजम्पशन भी यहाँ पर फॉलो हो रही है और कॉस्ट प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बी पार्ट। सी में आ जाते हैं, December 30th 2009 Linear Incorporation purchased a computer system from the mail order supplier for $14,000. Retail value of the system according to mail order supplier was $20,000। ठीक है, $20,000 थी। On January 7, however, the system was stolen। ठीक है, सप्लायर से खरीदे $14,000 का, और इसकी जो मेल ऑर्डर सप्लायर कह रहा है इसकी मार्केट में जो कीमत लगती है वो $20,000 लगती है। जनवरी 7 को जो सिस्टम है वो चोरी हो गया। और अब जो लीनियर इनकॉर्पोरेशन है, उन्होंने December 31 को अपनी बैलेंस शीट में कंप्यूटर सिस्टम को जो शो किया, वो उन्होंने $14,000 शो किया। मेड नो रेफरेंस टू इट्स रिटेल वैल्यू और टू द बर्गलरी, और उन्होंने चोरी को और रिटेल वैल्यू कोई उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया। तो दिसंबर बैलेंस शीट वाज इशूड इन फरवरी 2010। ठीक है, अब चूंकि ये जनवरी को चोरी हुई है, पहली बात तो ये, चूंकि जनवरी 7 को चोरी हुई है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट के ऊपर तो थेफ्ट को हमने नहीं डाला, स्टील को हमने नहीं डाला, क्योंकि ये पिछले साल मौजूद थी। पिछले साल की बैलेंस शीट में ये आएगा एसेट। और दूसरी बात आ जाती है कीमत पे, तो इट इज सी पार्ट, इट इज अकॉर्डिंग टू गैप। ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
चाहे जो मेल ऑर्डर सप्लायर जो भी रेट लगा रहा है, इसका 20,000 लगाए, 30,000 लगाए, वो हमारा कंसर्न नहीं है, मार्केट प्राइस हमारा कंसर्न नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल के मुताबिक हमारा 14,000, कॉस्ट प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास 14,000 का हमारा एसेट है, तो 14,000 ही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वाज 14,000 दिसंबर 31st, और वो था वहां पर मौजूद, जनवरी में चोरी हुई है, तो बैलेंस शीट में मेंशन करना, ठीक है। और ये जो है, ये कॉस्ट ऑफ द सिस्टम हम मेंशन करेंगे, तो कॉस्ट प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो है बिजनेस ओन करता था, तो वो बिजनेस अपने पास रखेगा। और उसके बाद इसकी रिटेल वैल्यू चाहे जितनी भी हो, वो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल जो है रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इन्होंने जो ये 14,000 बैलेंस शीट में शो किया है, ये बिल्कुल सही शो किया है, अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये, ठीक है। सो ये हमने 3 क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं। इनको आप बुक से देखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने इनको देखना है, इनको समझना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे जो है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम वहां पर जो है फिर उनको ज़रा ज़्यादा डिटेल में हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।